नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन के अंदर अपन देखने वाले हैं जो आपका मॉक टेस्ट नंबर 83 है उसके सॉल्यूशंस। तो आइए देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आए थे। अपने इस आज के मॉक टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन था वो ये है कि जो इबोला शब्द है उससे आप क्या समझते हो। तो ये आपको पता होता, आज से कुछ साल पहले अफ्रीका के अंदर एक बीमारी फैली थी, जैसे कोरोना वायरस वगैरह ना, वैसे एक वायरस से होने वाली बीमारी थी जो अफ्रीका के अंदर फैली थी और उसका नाम था दोस्तों क्या, इबोला। तो इसको जनरली इबोला वायरस के नाम से भी जाना जाता है। तो वायरस से होने वाला रोग है इसलिए इसको इबोला वायरस भी बोलते हैं। और फैली कहाँ पे दोस्तों, ये फैली थी आपके अफ्रीका के अंदर। तो क्या इसका क्वेश्चन क्या है कि इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, पश्चिमी अफ्रीका देश है उनमें से वहां पे ये होने वाला एक विषाणु रोग प्रकोप है, और वायरल डिजीज आउटब्रेक इन वेस्ट अफ्रीका। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए। बांग्लादेश वगैरह, सीरिया वगैरह को लेना देना है इसके अंदर। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। देखो दोस्तों क्या सीन है, समझो। ये अगर अपनी पृथ्वी है, ये अपनी बीचों बीच भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश है, जिसको अपन क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, या फिर इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, इक्वेटर कहते हैं। और ये अगर मैं बोलूं तो 23.5 डिग्री जो दोस्तों आपकी क्या है, नॉर्थ है, जिसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, कर्क रेखा भी कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। और ये दोस्तों जो आपकी 23.5 डिग्री दोस्तों जो आपका दक्षिणी अक्षांश है, जिसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, मकर रेखा भी कहते हैं, या फिर इंग्लिश में बोले तो दोस्तों क्या कहते हैं, कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। आपको एक चीज पता होगी दोस्तों, क्या कि सूर्य की जो किरणें हैं ना, वो ज्यादा ज्यादा या तो डायरेक्ट पड़ती है तो कहां पड़ती है, कर्क रेखा पर, और या फिर नीचे ज्यादा ज्यादा आती है तो कहां आती है दोस्तों, मकर रेखा पर। और अपना दोस्तों जो इंडिया है, अपना क्या है दोस्तों, अपना जो क्या है आपका इंडिया है, वो इंडिया कहां है दोस्तों, तो अपना इंडिया यहां कहीं है। ठीक है, अपना इंडिया यहां कहीं है, ये अपना इंडिया है। तो इंडिया के यहां से दोस्तों क्या जाती है, कर्क रेखा जाती है। अब मैं आपको बता देता हूं, सूर्य की जो किरणें हैं दोस्तों, कौन सी तारीख को, 21 जून को। कब दोस्तों, 21 जून को कब, कहां पर पड़ती है, कर्क रेखा पर। तो 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ती है, तो इंडिया भी दोस्तों कहां है, कर्क रेखा पर। और आपको पता है 0 डिग्री से ऊपर जो है ये कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध है। क्या दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों 21 जून को क्या होता है, 21 जून को सबसे बड़ा क्या होता है, दिन होता है। सबसे बड़ा क्या होता है दोस्तों, दिन। तो अगर सबसे बड़ा दिन होगा तो ऑटोमेटिकली इस दिन दोस्तों सबसे छोटी क्या हो जाएगी, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी रात। क्या हो जाएगी, रात। फिर दोस्तों 21 जून के बाद 22 जून 23 जून को सूर्य की किरणें कहां आती है, नीचे आती है। और करते 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 एग्जैक्ट मैं दोस्तों आपको एक तारीख बताता हूं। कौन सी तारीख, एग्जैक्ट मैं आपको एक तारीख बताता हूं, 23 सितंबर। 23 सितंबर को सूर्य की किरणें एकदम पड़ती है कहां पर, भूमध्य रेखा पर। इस वजह से दोस्तों अब ये तो भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर पर पड़ेगी, तो इसका असर पूरी पृथ्वी पर बराबर पड़ेगा। तो इस दिन दोस्तों जब सूर्य की किरणें इक्वेटर पर पड़ती है तो पूरी पृथ्वी पर, कोई उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध नहीं, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। इस दिन दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, 23 सितंबर को। उसके बाद 23 सितंबर के बाद फिर सूर्य की किरणें और नीचे आती है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, दिसंबर में करते करते नीचे आते आते एग्जैक्ट दोस्तों 22 दिसंबर को, कब, 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में, कहां पर दोस्तों, आपके दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा क्या होता है दोस्तों, दिन, और सबसे छोटी क्या होती है दोस्तों, रात। सबसे छोटी क्या होती है, रात। लेकिन अब देखो उल्टा, तो दोस्तों इसी 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें तभी यहां है, तो उत्तरी गोलार्ध में तो कुछ नहीं, तो उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में, अगर नदन हेमिस्फीयर में अगर आपसे पूछा जाए, है ना, नदन हेमिस्फीयर में पूछा जाए, तो दोस्तों यहां इस दिन सबसे छोटी तो क्या होगी, रात, सॉरी सबसे लंबी तो क्या होगी, सबसे लंबी होगी रात, सबसे लंबी रात होगी। और सबसे छोटा क्या होगा दोस्तों, दिन, सबसे छोटा क्या होगा, दिन। ठीक है, और उसके बाद सूर्य की किरणें फिर से दोस्तों ऊपर की तरफ जाती है दिसंबर के, 22 दिसंबर के बाद, और ऊपर जाते जाते आते आते जनवरी, फरवरी और मार्च। मार्च में कौन सा दोस्तों, 21 मार्च को सूर्य की किरणें एकदम ऊपर चमकती, किसके, इक्वेटर पे। इस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर। अब हमारा इंडिया कहां है दोस्तों, कर्क रेखा पर। तो हमारे इंडिया में 21 जून को तो क्या होता है दोस्तों, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। जबकि 22 दिसंबर को क्या होता है दोस्तों, 22 दिसंबर को सूर्य किरणें यहां पड़ेगी, तो हमारे यहां पर इंडिया में इस तरफ क्या देखने को मिलता है, 22 दिसंबर को सबसे लंबी तो रात और सबसे छोटा दिन। तो हमसे क्या पूछा था, भारत में सबसे छोटा दिन कब होगा, तो उत्तर क्या आएगा, अब मैं उम्मीद करता हूं पूरा समझ गए होंगे दोस्तों। इसका उत्तर आएगा आपका 22 दिसंबर। क्या उत्तर आएगा दोस्तों, इसका उत्तर आएगा 22 दिसंबर। ये मैंने पूरी की पूरी कहानी आपको अच्छे से समझा दी। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो,
कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक इसमें से कौन सी है? अच्छे से अपन जानते हैं दोस्तों, कौटिल्य ने जो बुक लिखी दोस्तों वो कौन सी है आपकी? कौटिल्य ने जो बुक लिखी है वो है आपकी कौन सी? वो है अर्थशास्त्र। कौन सी बुक है? अर्थशास्त्र। जबकि इंडिका अपन जानते हैं दोस्तों, ये बुक किसकी है? ये बुक है दोस्तों मेगास्थनीज की। किसकी बुक है? ये बुक है मेगास्थनीज की, ठीक है। और राज तरंगिणी किसकी बुक है दोस्तों? ये बुक है कल्हण की। किसकी बुक है? कल्हण की। कल्हण की बुक है राज तरंगिणी, जिसमें उसने दोस्तों क से कल्हण और क से उसमें किसका इतिहास लिखा है उसने इस बुक के अंदर? कश्मीर का। कश्मीर का दोस्तों इसमें इसने इतिहास लिखा है। किसने? कल्हण ने। कौन सी बुक में? राज तरंगिणी में। जबकि अर्थशास्त्र किसकी बुक है? कौटिल्य की, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? आपको पता हो, ये अगर अपना इंडिया है, ये आपको पता है पश्चिमी तटीय मैदान है। ये क्या है? ये है पश्चिमी तटीय मैदान, ये वाला, ठीक है। और ये वाला क्या है आपका? पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान। अब अपने को अच्छे से पता है, हमको पूछा पश्चिमी तटीय मैदान ऊपर वाला हिस्सा, तो ऊपर वाला हिस्सा दोस्तों ये गुजरात वाला हिस्से को तो क्या कहते हैं दोस्तों? गुजरात तट, या फिर क्या कहते हैं? सौराष्ट्र तट, ठीक है। फिर यहां आपके महाराष्ट्र का नीचे वाला हिस्सा और गोवा वाले हिस्से को, इसको क्या कहते हैं? कोंकण तट। कर्नाटक में क्या है दोस्तों? केंद्रा तट। जबकि नीचे केरल के अंदर क्या है दोस्तों? मालाबार तट, मालाबार तट, ठीक है। इधर अगर आप देखोगे तमिलनाडु में क्या है दोस्तों? कोरोमंडल तट। जबकि इधर आंध्र प्रदेश में क्या है दोस्तों? पूर्वी तटीय मैदान में आंध्रा तट। और उड़ीसा में क्या है दोस्तों? उत्कल तट। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि पश्चिमी तटीय मैदान में उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी भाग में सबसे ऊपर तो सौराष्ट्र तट, तो सौराष्ट्र तो ऑप्शन में है नहीं। उसके नीचे दोस्तों कोंकण तट, हाँ कोंकण ऑप्शन में है, तो दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? कोंकण तट। मालाबार तट उत्तर में थोड़ी है तो पश्चिमी तटीय मैदान पर, लेकिन उत्तर में नहीं, ये कहां? नीचे की तरफ है, तो दक्षिण में, तो मालाबार हो नहीं सकता। कोरोमंडल तो पहली बात पश्चिमी तटीय मैदान पर ही नहीं है, वो तो पूर्वी पर है, तो ये भी नहीं होगा। और गोदावरी तट भी दोस्तों, गोदावरी का तट इस तरह पूर्वी तटीय मैदान पर पड़ता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोंकण तट। क्या उत्तर हो जाएगा? कोंकण तट। नेक्स्ट अगला, ग्रीन बैंकिंग से आपका क्या मतलब है? ग्रीन बैंकिंग मतलब दोस्तों ऐसे प्रोजेक्ट के लिए बैंक फाइनेंस वगैरह करता है, पैसा करता है जो हमारे एनवायरमेंट को हानि नहीं पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं करते हैं, कार्बन का उत्सर्जन नहीं करते हैं, मतलब उस टाइप के प्रोजेक्ट पर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बैंक फाइनेंस करता है ऐसे प्रोजेक्ट पर जो कैसे है? प्रो एनवायरमेंटल। प्रो एनवायरमेंटल मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले प्रोजेक्ट। तो बैंक फाइनेंसिंग प्रो एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट, पर्यावरण संरक्षी परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं आपके? ग्रीन बैंक या ग्रीन बैंकिंग कहलाते हैं। आर्थिक वृद्धि क्या है दोस्तों? आर्थिक वृद्धि का मतलब यह है किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी इकोनॉमी के अंदर दोस्तों, अगर हर साल पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ती जाती है, प्रति व्यक्ति आय समझते हो ना, राष्ट्रीय आय को देश की टोटल पॉपुलेशन से भाग दे दो तो वो पर कैपिटा इनकम निकलती है, और पर कैपिटा इनकम हर साल अगर बढ़ोतरी हो रही है तो मैं बोलूंगा उस देश की आर्थिक क्या हो रही है दोस्तों? वृद्धि हो रही है। तो किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति जो आय होती है दोस्तों उसमें निरंतर क्या हो दोस्तों? वृद्धि हो, ठीक है। जो पर कैपिटा रियल इनकम होती है, ठीक है, उसमें क्या हो दोस्तों? आपको इंक्रीज देखने को अगर मिलता है, ग्रोथ देखने को मिलती है, तो वो कहलाता है आपका, क्या कहलाता है दोस्तों? आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या कहलाता है? वो कहलाता है इकोनॉमिक ग्रोथ, हिंदी में बोले तो आर्थिक वृद्धि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विधानमंडल का इसमें मेन काम क्या होता है? तो हम जानते हैं दोस्तों सेंट्रल लेवल पर अगर अपन देखें, सेंट्रल लेवल पर अगर अपन देखें तो कौन होती है दोस्तों? संसद। और हर राज्य के स्तर पर देखें तो कौन होती है दोस्तों? विधानमंडल। अब विधानमंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर। संसद का मतलब क्या होता है दोस्तों? पार्लियामेंट। क्या होता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब ही क्या होता है? पार्लियामेंट तीन चीजों से मिलकर बनती है। कौन? राष्ट्रपति बोले तो प्रेसिडेंट, प्लस लोकसभा, प्लस राज्यसभा। और विधानमंडल भी तीन चीजों से मिलकर बनता है। जैसे सेंटर में राष्ट्रपति होता है, वैसे यहां पर कौन होता है? गवर्नर बोले तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अब दोस्तों विधान परिषद हर किसी के पास हो ये कोई जरूरी नहीं है ना, सबके पास जरूरी नहीं है, सबके पास जरूरी नहीं। मतलब कई ऐसे राज्य हैं जिनका विधानमंडल केवल दो से मिलकर बनता है, राज्यपाल प्लस किससे दोस्तों? विधान आपके सभा से। सर भारत में कुछ ही राज्य हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं आपका कर्नाटक हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आपका बिहार हो गया, ठीक है,
आंध्र प्रदेश हो गया, इनके पास ही दोस्तों विधान परिषद है। बाकी जैसे अपने राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, इनके पास ओनली राज्यपाल और क्या विधानसभा है। तो दोस्तों ये मिलकर कहलाते हैं विधानमंडल, ये मिलकर कहलाते हैं संसद। अब काम क्या है, तो क्या है, हम सेंट्रल लेवल पर कोई कानून बनाते हैं तो उसको पहले कहां रखते हैं, या तो लोकसभा में, यहां कहां रखते हैं, राज्यसभा में, जनरल बिल की। अगर लोकसभा में रखा है तो पास होकर राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा में रखा है तो पास होकर आपके लोकसभा में जाएगा, अल्टीमेटली किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जैसे इस पर साइन करेगा तो वो क्या बन जाएगा, कानून। तो कुल मिला के इन तीनों ने क्या बनाया मिलकर, कानून। तो हमारे सेंट्रल लेवल पर कानून बनाने का काम करती है कौन, करती है संसद। सेम टू सेम किसी राज्य में कोई भी बिल है तो सबसे पहले कहां रखा जाएगा, विधान सभा में, जनरल बिल विधानसभा में रखा जाएगा। फिर अगर है तो पास होकर विधान परिषद में जाए, नहीं है तो फिर सीधा विधानसभा के बाद यहां से पास होने के बाद किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास। और राज्यपाल जैसे उस पर क्या करेगा, गवर्नर जैसे उस पर साइन करेगा, क्या बन जाएगा, कानून। तो इन्होंने मिलकर क्या बनाया, राज्य में क्या बनाया, कानून। तो वास्तव में बताओ राज्य में विधानमंडल क्या करती है, कानून बनाने का काम करती है। तो क्या करती है दोस्तों, इनेक्टिंग लॉज, नियमों या कानूनों को क्या करना, अधिनियमित करना, यही काम होता है विधानमंडल का, विधानमंडल का। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, कानून बनाना, एक तरीके से लॉ को इनेक्ट करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक परमाणु के अंदर का दोस्तों, एक परमाणु के अंदर के इलेक्ट्रॉन की जो संपूर्ण ऊर्जा होती है वो कितनी होती है। देखो कहना क्या चाह रहा है, मैं थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बता देता हूं, कहना क्या चाह रहा है। देखो हम परमाणु का मतलब अच्छे से जानते, क्या होता है, बीच में तो क्या होता है, न्यूक्लियस, बोले तो क्या होता है, नाभिक, जिसमें कौन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पार्टिकल, जिस पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। जिसके चारों तरफ बताओ कौन घूमते हैं, तो आप बोलो सर जिसके चारों तरफ घूमते हैं, कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। कौन घूमते हैं दोस्तों, जिसके चारों तरफ घूमते हैं, कौन घूमते हैं, जिसके चारों तरफ घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। कौन घूमते हैं दोस्तों, जिसके चारों तरफ घूमते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ना, घूमते रहते हैं। तो घूमने से, चलने से, फिरने से, इससे जो एनर्जी होती है दोस्तों, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन में दो तरह की एनर्जी होती है। एक तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो घूमने से जो ऊर्जा बनती है उसको तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी दोस्तों, गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन में कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो सही, लेकिन हर बार घूमेगा तो इसी निश्चित एक निश्चित पाथ के अंदर, एक पर्टिकुलर पाथ के अंदर, एक पर्टिकुलर रास्ते में। ये रास्ता हमेशा क्या फिक्स रहेगा, फिक्स दूरी पर रहेगा क्या, जो ये एक तरीके से रेडियस, ये फिक्स दूरी पर रहेगी। तो एक फिक्स दूरी पर जो एनर्जी लगती है एक फिक्स जगह पर, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, बोले तो स्थितिज ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन जब किसी नाभिक के चारों ओर घूम रहा है तो घूमते वक्त काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, और एक निश्चित रास्ते पर घूम रहा है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, तो वो दोस्तों पर्टिकुलर डिस्टेंस में ऊर्जा होती है कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी, बोले तो स्थितिक ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है किसी नाभिक के चारों ओर तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी मिला के जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है। तो इसके लिए दोस्तों जब अपन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं उसको पूरा डेराइव करते हैं, है ना, उसको पूरा डेराइव करते हैं। तो लगभग आप उसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो ये लगभग -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग कुछ आता है, ठीक है। तो लगभग ये एनर्जी मिलकर लगभग समथिंग इतनी कुछ आती है। तो एनर्जी दोस्तों कितनी हो जाएगी, लेस देन जीरो, जीरो से भी दोस्तों क्या है आपकी, कम, जीरो से भी कम है आपकी। क्लियर है, क्या हो जाएगा, जीरो से भी दोस्तों ये ऊर्जा क्या है आपकी, कम है। तो मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होगे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट अगला, एक जग में ऊपर किनारे तक पानी है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा है, पूरा जग एकदम पानी से एकदम भरा हुआ और तापमान अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें ऊपर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो अगर बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा, तो पानी अब क्या वापस, देखो एक जग है पूरा पानी से भरा हुआ है और उसके ऊपर दोस्तों बर्फ का टुकड़ा है, उसमें ऊपर की तरफ बर्फ ही बर्फ है। तो बर्फ जैसे जैसे पिघलेगी तो क्या पानी बाहर आएगा जग से, नहीं, क्यों, अरे भाई अभी तक बर्फ ने जो जगह घेर रखी थी अब उसका वॉल्यूम घेर लेगा कौन, उसका पिघला हुआ कौन, पानी। तो याद रखना पानी के लेवल में कोई भी चेंज नहीं आएगा भले बर्फ पिघल भी जाए। तो जल का स्तर दोस्तों क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। अगला, भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से इसके कारण है। हमारे क्या होता है दोस्तों, जो जमीन के अंदर पानी ग्राउंड वाटर है उसमें आजकल क्या है, पानी बहुत ज्यादा अपन ग्राउंड वाटर से निकालते जा रहे हैं। तो अब दोस्तों जो पानी आ रहा है ना थोड़ा गहराई वाला पानी, उसमें आर्सेनिक तत्व मिला हुआ आ रहा है, जिससे स्किन कैंसर या वैसे शरीर में और भी अन्य कई रोग हैं आपके, और भी अन्य टाइप के कैंसर वगैरह हो रहे हैं, ब्लैक फुट डिजीज वगैरह हो रही है, किससे, आर्सेनिक से हो रही है। तो ये आर्सेनिक से ऐसी बीमारियां क्यों देखने को ज्यादातर मिल रही है, क्योंकि अपन कुछ ज्यादा ही एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं किसका, अंदर के ग्राउंड वाटर का, जिससे अब अंदर का जो आपका आर्सेनिक वो पानी के अंदर आके क्या हो रहा है, घुल रहा है। तो भारत में आर्सेनिक समस्या का मुख्य कारण क्या दोस्तों, प्रभावित क्षेत्रों में भौम जल यानी ग्राउंड वाटर का हम कुछ ज्यादा ही अति शोषण कर रहे हैं। तो अब पानी इतने गहराई तक अपन यूज करने जा रहे हैं, कब उसके अंदर क्या मिल रहा है, आर्सेनिक आपका मिलता जा रहा है। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन द अफेक्टेड एरियाज, प्रभावित क्षेत्रों में भौम जल का अति शोषण हम करते जा रहे हैं, ठीक है। इस वजह से हमें आर्सेनिक की समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है पानी के अंदर। किस मुगल शासक ने दोस्तों तंबाकू के प्रयोग पर को निषेध कर दिया था, बैन लगा दिया था। तो दोस्तों ये जो बैन लगाया था ये लगाया था आपके जहांगीर ने 1617 के अंदर दोस्तों, कब, 1617 के अंदर।
लगभग 1617 के अंदर कहते हैं जहांगीर ने तंबाकू की खेती पर क्या कर दिया था दोस्तों, बैन कर दिया था। जबकि तंबाकू की खेती को भारत में पहली बार इंट्रोड्यूस किसने किया था दोस्तों, तो पुर्तगाली ने। किसने, पुर्तगालियों ने। भारत में सबसे पहले तंबाकू खेती, हम तंबाकू के बारे में जानते ही नहीं थे, भारत में सबसे पहले तंबाकू की खेती को हमें इंट्रोड्यूस किया है किसने किया, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने ही हमें इसके प्रति अवेयर करवाया, तंबाकू की खेती के प्रति। और फिर किस मुगल शासक ने आके इसको बैन कर दिया था, तो जहांगीर ने दोस्तों इसको बैन कर दिया था लगभग 1617 के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। हाइड्रोजन की खोज अगर आपसे पूछा जाए बताओ किसके द्वारा की गई थी, तो दोस्तों हाइड्रोजन की खोज की गई थी, तो याद रखना ह से हाइड्रोजन, बोलो ह से हाइड्रोजन, और ह से एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है हेनरी कैवेंडिश। बोलो क्या नाम है, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में 1766 में, ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक थे, इंग्लिश वैज्ञानिक थे हेनरी कैवेंडिश। इन्होंने दोस्तों 1766 में, है ना, काहे की हाइड्रोजन की दोस्तों क्या की थी, खोज। तो किसने खोज की थी, कैवेंडिश ने खोज की थी। नेक्स्ट अगला देखो। अगला है दोस्तों, अगर यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे। कहने का मतलब क्या, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि ऐसी सिचुएशन हो जाए कि न तो हमारे पास क्या है राष्ट्रपति, मतलब या तो उसने त्याग पत्र दे दिया या मतलब देहांत हो गया उनका, मर गए, उस कंडीशन में आपको पता है जब राष्ट्रपति नहीं होता है तो उसका कामकाज कौन देखते हैं, उपराष्ट्रपति। कौन देखते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। पता चला किसी कारण से उपराष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति की भी मृत्यु हो गई या त्यागपत्र दे दिया, कुछ भी ऐसी कंडीशन हो कि हमारे पास उपराष्ट्रपति भी नहीं है उस समय। अब सवाल पैदा होता है कौन है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनका कामकाज देखेगा। तो अब दोस्तों ये कामकाज देखेंगे, वो देखेंगे कौन दोस्तों, वो देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। कौन देखेंगे दोस्तों, अब इन दोनों का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का काम देखेंगे दोस्तों कौन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बोले तो सीजेआई। क्या ऐसा कभी हुआ है, हाँ बिल्कुल हुआ एक बार। कब, 1969 में। हमारे पास राष्ट्रपति भी नहीं थे और उपराष्ट्रपति भी नहीं थे। उस वक्त भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था दोस्तों मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। और उन्होंने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का भी कामकाज देखा, उपराष्ट्रपति का भी देखा और राष्ट्रपति का। तो भारत के एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने एक साथ तीनों पदों को सुशोभित किया वो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कब, 1969 में। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ना हो तो कौन देखेंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों उनका कामकाज देखेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है। तो रागिनी दोस्तों किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है, हरियाणा की। रागिनी कहां की है दोस्तों, हरियाणा की। अगला, वो औषधि कौन सी है जो दुश्चिंतता को कम करती है और शांति प्रदान करती है। अब ये हिंदी बड़ी ही परेशान करेगी, पता नहीं क्या दुश्चिंता, ऑब्वियस बात नहीं आएगा मेरे को खुद को, मैं खुद भी इसको वर्ड को जब पहली बार देखा तो मुझे लगा पता नहीं क्या ये दुश्चिंता। लेकिन जैसे ही ऊपर वर्ड देखा दोस्तों, क्या वर्ड देखा बताओ, कि ड्रग्स विच हेल्प्स टू रिड्यूस एंजाइटी, बेचैनी वगैरह होती है ना, उसको कम करने का काम करती है। एंड ब्रिंग्स अबाउट कामनेस, कामनेस समझते हो ना, शांति प्रदान करती है। वो दवाएं क्या कहलाती है। अब आपकी अगर इंग्लिश की भी थोड़ी वोकैबुलरी भी ठीक ठाक हो तो भी आप आराम से उत्तर कर देते। पूछो कैसे, एक वर्ड है, पहला है, उन दवाइयों को कहते हैं ट्रैंक्विलाइजर। बिल्कुल एकदम सही है। ट्रैंक्विल का मतलब ही, आपके इंग्लिश वाले सर ने आपको पढ़ाया होगा दोस्तों इंग्लिश के वोकैबुलरी में, क्या जो ट्रैंक्विल होता है, ट्रैंक्विल का मतलब ये होता है किसी चीज को क्या करना, शांत करना। क्या करना, शांत करना, उसको बोलते क्या बोलते हैं, ट्रैंक्विल। तो जो ट्रैंक्विल करने वाला होगा दवाई उसको क्या बोलेंगे, ट्रैंक्विलाइजर। क्या बोलेंगे, ट्रैंक्विलाइजर। तो वो दवाइयां जो बेचैनी को कम करके हमें शांति प्रदान करती है, ऐसी दवाइयों को क्या बोलेंगे, ट्रैंक्विलाइजर। बस, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। एनाल्जेसिक वो दवाइयां होती है जो क्या करती है, दर्द कम करती है, जो हमारे पेन को, दर्द को कम करती है। ऐसी दवाइयों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, ऐसी दवाइयों को बोलते हैं आपकी एनाल्जेसिक दवाइयां। ठीक है, और एंटी जो हिस्टामिन होती है वो दोस्तों जो हमारी खुजली वगैरह होती है उनको कम करने वाली होती है। तो हमसे पूछा था बेचैनी कम करके शांति प्रदान करने वाली दवाएं कौन सी होती है, तो उनको बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर। क्या कर दिया, इसको ट्रैंक्विल कर दिया है ना, ट्रैंक्विलाइजर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फसल कर्ज क्या है। फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज क्या कहलाता है। इंटरेस्ट पेड टू अ बैंक फॉर अ क्रॉप लोन इज, अरे दिखती सी बात है, काम के बदले में अगर आपको दाम मिला है तो हमेशा याद रखना हो कौन सा पेमेंट होता है, फैक्टर पेमेंट। तो भाई अगर बैंक ने लोन दिया है तो आपको लोन दिया तभी तो आप उसको क्या दे रहे हो बताओ, आप उस पर ब्याज दे रहे हो। तो बैंक ने अपना पैसा दिया उस पर ही तो आप उसको पैसे दे रहे हो, फोकट में थोड़ी पैसे दे रहे हो उसको। भाई बैंक ने आपको लोन दिया उस पर ही तो आप उसको ब्याज दे रहे हो, तो फोकट में थोड़ी पैसे दे रहे हो, उसने आपको पैसे दिए तब जाके आप उस पर ब्याज दे रहे हो। तो काम के बदले में दाम हमेशा फैक्टर पेमेंट कहलाता है। तो बस और कुछ देखने की जरूरत नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा फैक्टर पेमेंट, उपादान अदायगी। नेक्स्ट अगला, लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है। कितना बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है कि लोहे में जंग किसकी वजह से लगती है। हम अच्छे से जानते हैं, एक तो हवा और उसमें ऊपर से नमी होनी चाहिए। तो बस
है ना, हवा में मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन और नमी हो जाए तो ऑब्वियस बात है किसी भी लोहे में क्या लग सकती है दोस्तों, जंग। भाई हवा में किस चीज से जंग लगती है, ऑक्सीजन से, और साथ में वाटर वेपर्स नमी हो तो ऑब्वियस बात है जंग लगेगी। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा दोस्तों किसके वजह से होती है? तो अम्ल वर्षा हम जानते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 और SO2, एसिड रेन इसी की वजह से होती है। ठीक है, एसिड रेन अम्लीय वर्षा। जैसे दोस्तों संगमरमर जो मार्बल पत्थर होता है वो पीला पड़ने लगता है, जिसकी वजह से आजकल अपन देखते हैं आपका जो ताजमहल वगैरह उसका पत्थर क्या पड़ रहा है, पीला पड़ रहा है। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि उनके पत्थरों में एसिड रेन मतलब कि अगर मार्बल की कोई आपकी चीज़ बनी हुई है, जैसे ताजमहल पूरा मार्बल का, सफ़ेद मार्बल का बना हुआ है, अब आसपास फैक्ट्रियाँ होंगी, उनसे दोस्तों पॉल्यूटेंट ऊपर जाएंगे हवा में, फिर जब बारिश होंगी उसमें घुलेंगे, और वो जब ऊपर बारिश में साथ में आएंगे और उन पत्थरों पर पड़ेंगे तो पत्थर को खराब करेंगे। तो अम्ल वर्षा याद रखना मार्बल के लिए स्टोन कैंसर का काम करती है। ठीक है, और किसकी वजह से होती है अम्ल वर्षा? तो दोस्तों पानी में जब घुल जाता है, क्या घुल जाता है बरसात के पानी में? SO2 और NO2 जब हवा के अंदर आके घुल जाता है। ठीक है, SO2 बोले तो सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 बोले तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला, गीत और नृत्य द्वारा अपनी जीविका उपार्जित करने वाली एक दक्षिणी राजस्थान की जनजाति है। आप आगे बोलो ना बोलो, लेकिन अगर आपको इतना ही पता क्या राजस्थान की बात हो रही, किसकी बात हो रही? राजस्थान की। तो याद रखना गरासिया कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं, खास करके सिरोही वगैरह के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? सिरोही वगैरह के अंदर आपको, दक्षिणी राजस्थान मतलब सिरोही वगैरह में आपको मिलते हैं। तो बस आपको यही पता ना कि गरासिया राजस्थान की जनजाति एक ट्राइबल्स है, जैसे मीणा, भील ऐसे होते हैं ना, वैसे दोस्तों आपके राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर गरासिया जनजाति ट्राइब्स पाई जाती है। आगे अपने को और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट, कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? हम अच्छे से जानते हैं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा है ना, दुनिया का जो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट डेल्टा है, दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों, वो दो नदियां मिलकर बनाती है। कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, इसलिए इसको बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा, नदी डेल्टा। ठीक है, आपको बोलेगा डेल्टा होता क्या है? तो डेल्टा तो आपको पता है ना, कोई भी दोस्तों जो क्या होती है, नदी होती है। कोई भी क्या होती है दोस्तों? कोई भी क्या होती है दोस्तों? नदी होती है। जब वो समुद्र में मिलने वाली होती है दोस्तों, क्या होती है? जब वो समुद्र में क्या होती है दोस्तों? मिलने वाली होती है। एक सेकंड रुको, ये जैसे मैंने बना दिया दोस्तों, ये मैंने बनाया जैसे समुद्र, ये एक समुद्र है। ये क्या बना दिया दोस्तों? ये मैंने समुद्र बना दिया। अब ये क्या है दोस्तों? ये आपकी नदी जा रही है, कोई क्या जा रही है? नदी। नदी क्या होती है दोस्तों? समुद्र में मिलने से पहले, समुद्र में मिलने से पहले कई बार कुछ नदियां कुछ शाखाओं में ऐसे बढ़ जाती, जैसे ये कुछ ऐसी नदी बढ़ गई, ये ऐसे बढ़ गई, ये ऐसे जाके इसमें पानी में मिल गई, ये इसमें मिल गई और ये इसमें मिल गई। तो अब आप एक बात बताओ मेरे को, अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या आपको ये बीच में ट्रायंगुलर ये आपको ऐसे ट्रायंगुलर आपको ज़मीन दिखाई दे रही है क्या? ये नदी की इन दो शाखाओं के बीच में क्या आपको ये ऐसी जमीन दिखाई दे रही है आपको? बस इसी को तो डेल्टा बोलते हैं। जब भी कोई नदी समुद्र में मिलने वाली होती है तो मिलने से पहले कई बार वो फैल जाती है, उसकी कुछ शाखाएं ब्रांचेस फैल जाती है, और उन ब्रांचों के बीच में जो ऐसा त्रिभुजाकार आकृति की जो जमीन बीच में जो होती है, इसी उपजाऊ जमीन को, और इस बात नदी के पानी के बीच में होगी तो ऐसी उपजाऊ जमीन को बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? डेल्टा। और आपने देखा होगा मैथ्स वगैरह जब अपन पढ़ते हैं तो जब अपन डेल्टा का साइन बनाते हैं, किसका साइन बनाते हैं दोस्तों? डेल्टा का साइन बनाते हैं। क्या ऐसे ट्रायंगल में बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो ऐसा ट्रायंगुलर शेप का त्रिभुजाकार आकार का ही दोस्तों क्या बनाती है? नदियां डेल्टा बनाती है। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा ऐसा जो डेल्टा बनाती है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती है, जिसको अपन बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? जिसको अपन बोलते हैं आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, या इसी को दोस्तों कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा, जिसका अधिकांशतः भाग तो दोस्तों बांग्लादेश में, कुछ भाग दोस्तों इंडिया के पश्चिम बंगाल के अंदर है। अब बताओ दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो यहाँ नदी के हिसाब से पूछा तो निप्पॉन डेल्टा, सिसली डेल्टा, गंगा डेल्टा और कैस्पियन डेल्टा। तो कोई मतलब ही नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों गंगा नदी द्वारा बनाया हुआ है। अगर साथ में नदी रहती तो ब्रह्मपुत्र बोलते, अकेली बोला था हम अकेली बोलेंगे, गंगा नदी द्वारा बनाया हुआ डेल्टा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? गंगा डेल्टा, या पर्टिकुलर नाम के हिसाब से बोलते तो सुंदरवन डेल्टा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, जो हयाओ मियाजाकी है, इनको दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के लिए, ठीक है, 2024 का दोस्तों बहुत ही फेमस रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया दोस्तों? इनको बहुत ही फेमस रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया 2024 का। नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने लायक है दोस्तों। हयाओ मियाजाकी। तो ये पूछा ये कहाँ के रहने वाले दोस्तों? तो ये रहने वाले आपके जापान के। रेमन मैग्सेसे अवार्ड आपको बता दूं, रेमन मैग्सेसे अवार्ड दोस्तों फिलीपींस के एक राष्ट्रपति थे। कौन थे दोस्तों? रेमन जो मैग्सेसे है
वो फिलीपींस के साथ 7वें नंबर के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो ये फिलीपींस के क्या रह चुके हैं दोस्तों, रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, बहुत ही अच्छे थे, और इसीलिए दोस्तों इन्हीं के नाम पर अवार्ड दिया जाता है रेमन मैग्सेसे। फिलीपींस के क्या रह चुके हैं, राष्ट्रपति थे, इन्हीं के नाम पर अवार्ड दिया जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। 2024 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड दोस्तों जापान के हायाओ मियाजाकी को दिया गया, जो पर्यावरण संरक्षण पर क्या करते हैं, काम करते हैं। क्या नाम है, फिर बोल रहा हूं, नाम थोड़ा सा अटपटा, आपको याद रखना पड़ेगा, हयाओ मियाजाकी, हयाओ मियाजाकी, ठीक है। इनको 2024 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। अगला है नित्या श्री शिवन, नित्या श्री शिवन, जिन्होंने हाल ही में अभी अपने जो पेरिस ओलंपिक हुए हैं ना, ये जो अपने पेरिस ओलंपिक हुए हैं, इसमें इन्होंने कांस्य पदक बोले तो ब्रॉन्ज मेडल जीता। कौन सा मेडल जीता दोस्तों, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है। कौन सा मेडल जीता इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। नाम याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नित्या श्री शिवान। क्या नाम है दोस्तों, नित्या श्री शिवन या नित्या श्री शिवान, नित्या श्री शिवान। इनका संबंध किससे दोस्तों, इनका संबंध है बैडमिंटन से। क्या खेलती है ये, इस बार पेरिस ओलंपिक में इन्होंने बैडमिंटन में क्या जीता दोस्तों, बी फॉर बैडमिंटन, बी फॉर ब्रॉन्ज मेडल जीता। किसने, नित्या श्री शिवन ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में दोस्तों 23वें लॉ कमीशन विधि आयोग का क्या किया दोस्तों, गठन किया है। तो ये जो हमारा विधि आयोग बना है कितने वर्षों के लिए बना दोस्तों, तो एक बार विधि आयोग बनता है वो 3 वर्षों के लिए बनता है। कितने के लिए, 3 वर्षों के लिए बनता है। तो याद रखना इसका कार्यकाल कब से कब तक होगा, 1 सितंबर 2024 से लेकर दोस्तों 31 अगस्त 2027 तक दोस्तों इस लॉ कमीशन का काम होगा, कार्यकाल होगा। क्या होगा, ये विधि आयोग दोस्तों हमारी सरकार को एक तरीके से सिफारिश करेगा क्या कि यार ये कानून पुराना हो चुके हैं, इनको हटाओ, या इन कानूनों में और सुधार की आवश्यकता है। तो कानूनों में रिफॉर्म्स कैसे लाए जा सकते हैं, कानूनों में और सुधार कैसे किया जा सकता है, इसके लिए अपनी तरफ से सिफारिश करता है। इसके लिए इसको स्टडी करनी पड़ेगी, जिसके लिए गठन किया गया। और एक बार विधि आयोग का जब गठन किया जाता है तो कितने साल के लिए गठन किया जाता है, 3 साल के लिए। और गठन कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन याद रखना इसका जिक्र हमारे कोई संविधान में नहीं है, तो लॉ कमीशन कोई एक संवैधानिक बॉडी नहीं है, ना ही इसके लिए कोई कानून बनाकर उसको बनाया गया है। तो ये एक सांविधिक स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, ठीक है। तो एक बार जब विधि आयोग का गठन किया जाता है तो कितने वर्षों के लिए किया जाता है, 3 वर्षों के लिए। कौन गठन करता है, राष्ट्रपति। वर्तमान में कौन से विधि आयोग का गठन किया गया, 23वें नंबर के विधि आयोग का गठन किया गया है। अगला, किस बैंक ने दोस्तों स्टार धन वृद्धि फिक्स डिपॉजिट, अरे कुछ नहीं है, बस एक्चुअल में एक स्कीम चलती है ना बैंकों की कि हमारे पास पैसे जमा करो, फिक्स डिपॉजिट कराओ, तो हम आपको इतना हर साल का क्या देंगे, ब्याज देंगे। तो दोस्तों एक बैंक है आपका बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया करके हमारा एक नेशनलाइज्ड बैंक है, जिसने दोस्तों अभी हाल ही में एक योजना लॉन्च की है, स्टार धन विधि फिक्स डिपॉजिट योजना, ठीक है। इसमें क्या बोला उन्होंने, इसने बोला कि अगर आप हमारे यहाँ पर पैसे जमा कराओगे तो आपने जितना भी पैसा हमारे यहाँ पर जमा कराया है, जितना भी पैसा हमारे यहाँ पर जमा कराया है, उस पर हम आपको 7.25% पर एनम हर साल क्या देंगे दोस्तों, ब्याज देंगे। अगर लाख रुपए जमा कराए तो साल के आपको 7,250 रुपए क्या मिलेंगे दोस्तों, ब्याज के रूप में मिलेंगे। ये आम पब्लिक के लिए, बाकी थोड़ा सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा सा और रेट बढ़ जाएगी इस तरीके से। तो कुल मिला के कुछ नहीं, एक फिक्स डिपॉजिट योजना है जिसका नाम है स्टार धन विधि फिक्स डिपॉजिट योजना। ये किस बैंक ने दोस्तों हाल ही में लॉन्च की है, तो बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। नेक्स्ट अगला आखिरी क्वेश्चन है आज का, जो हमारा दोस्तों पेरिस ओलंपिक है 17वां, कौन सा नंबर का पेरिस ओलंपिक है दोस्तों, जो आखिरी दोस्तों 17th नंबर का पेरिस ओलंपिक है। क्या कह रहा हूं दोस्तों, जो आखिरी है हमारा 17th है ना, 17वें नंबर का दोस्तों क्या है, जो आपका पेरिस ओलंपिक है, उसमें हमसे ये पूछा गया है कि बताओ भाई साहब मेडल टैली क्या थी, है ना। जो 17वीं आपका पेरिस ओलंपिक है उसमें पूछा गया है कि बताओ क्या जो आपकी जो मेडल टैली है दोस्तों वो क्या है। तो आओ देखते हैं क्या है, क्या मेडल टैली नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस बार जो 17th नंबर का दोस्तों जो आपका पैरा ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक जो गेम हुए हैं कब हुए हैं, 2024 में। कहां पे हुए हैं, पेरिस में। पेरिस किसकी राजधानी है दोस्तों, फ्रांस की, ठीक है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है दोस्तों, तो फर्स्ट नंबर पे दोस्तों इसमें रहा है आपका चाइना। कौन रहा है फर्स्ट नंबर पे, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कौन रहा है, तो फर्स्ट नंबर पे इसमें आपको याद रखना दोस्तों, इसमें जो फर्स्ट नंबर पे रहा है वो आपके रहा है कौन, चाइना। कौन रहा है इस पे, फर्स्ट नंबर पे आपका इसमें रहा है आपका चाइना, ठीक है। कितने मेडल है चाइना के पास, इस बार चाइना ने दोस्तों टोटल मेडल जीते 220 मेडल, 220 मेडल। अगर हमसे पूछे इंडिया की रैंक कितनी है दोस्तों, तो 18वीं रैंक दोस्तों किसकी है, इंडिया की। 18वीं रैंक किसकी है दोस्तों, इंडिया की। इंडिया ने कितने मेडल जीते, तो दोस्तों गोल्ड की अगर बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, गोल्ड की, तो इंडिया ने गोल्ड मेडल तो जीते दोस्तों 7। अब उसमें 2 जोड़ो। सिल्वर मेडल दोस्तों जीते हैं इंडिया ने कितने, 9। अब इसमें 4 और जोड़ो, देखो यहां कितने का गैप है, 2 का, अब 2 में और 2 जोड़ो, 4 और जोड़ो
तो ब्रॉन्ज मेडल बोले तो कांस्य पदक, इंडिया ने दोस्तों कांस्य पदक जीते हैं कितने? 13। तो 7 और 2 9 और 9 और 4 कितने? 13। ऐसे बहुत इजी सा है। तो कुल मिला के अगर इंडिया ने पूछे दोस्तों कितने मेडल जीते हैं, कुल मिला के अगर आपसे पूछा जाए इंडिया ने कितने मेडल जीते, तो 13 और 7 20 और 9 29, इंडिया ने टोटल जीते हैं आपके 29 मेडल्स। और इंडिया ऑल ओवर पूरे देशों में कौन सी रैंक पे रहा है दोस्तों? 18वीं रैंक पे रहा है। कौन सी रैंक पे रहा है इंडिया? अगर ऑल ओवर अगर आपसे पूछा जाए कौन सी रैंक पे रहा है, तो इंडिया ऑल ओवर दोस्तों 18वीं रैंक पे रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको याद रह जाएगा। क्लियर है? बोलो डन है? ठीक है। इसमें अगर बाकी याद रहे ना रहे, लेकिन गोल्ड वाले तो याद रख लेना कम से कम। जिन 7 लोगों ने पैरा ओलंपिक में दोस्तों इस बार 2024 में गोल्ड मेडल जीता है, अगर आप उनके नाम याद रख सको तो वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, उनका नाम जरूर 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 याद रख लेना। ठीक है। जैसे जिन्होंने इस बार गोल्ड मेडल जीता है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता पैरा ओलंपिक में, कितने हैं दोस्तों गोल्ड मेडल हमारे पास? 7। उसमें से एक तो है दोस्तों सुमित अंतिल, सुमित अंतिल। ठीक है। दूसरा आपको पता होगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा वीडियोस वगैरह भी वायरल हुए थे, अगर आपने देखा हो दोस्तों, नवदीप का। कौन था? हाइट में जिनकी हाइट थोड़ी सी कम है, ठीक है, उनका नाम था दोस्तों, अगर आपने नाम सुना हो तो नवदीप सिंह करके, नवदीप सिंह। ठीक है। इन दोनों को मैंने पहले एक साथ क्यों लिखा दोस्तों? क्योंकि इन दोनों का संबंध किससे है दोस्तों? इन दोनों का संबंध है जेवलिन से। किससे संबंध है दोस्तों? इनका संबंध है किससे? जेवलिन से। किससे संबंधित है? जेवलिन से। जेवलिन मतलब भाला फेंक, भाला फेंक, ये भी भाला फेंक, ठीक है, या जेवलिन थ्रो। ठीक है। और ये रहने वाले कहां के दोस्तों? सुमित तो रहने वाले सा से, सुमित सा से सोनीपत, सोनीपत हरियाणा के। ठीक है। और नवदीप सिंह कहां के रहने वाले दोस्तों? है तो ये भी हरियाणा के, पर इनके डॉक्यूमेंट वगैरह शायद दिल्ली के बने हुए, इसलिए इनको दिल्ली का जनरली कहा जाता है। ठीक है। मूल रूप से तो ये भी हरियाणा के हैं। और इनकी कैटेगरी भी अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो सुमित अंतिल है तो भाला फेंक, भाला फेंक। फिर आप बोलोगे से दोनों ने कैसे गोल्ड मेडल जीत लिया? भाला फेंक में भी अलग अलग कैटेगरी है दोस्तों। कैसी कैटेगरी है? ये इनकी कैटेगरी F64, जबकि इनकी कैटेगरी है दोस्तों F41। और याद रखना, कभी भाला फेंक ऑप्शन में ना हो तो भाला फेंक लिटरली अपने आप में होता क्या दोस्तों? एथलेटिक्स होता है। क्या होता है? एथलेटिक्स होता है। तो अगर वैसे कैटेगरी मानी जाएगी, ये किस में आते हैं दोस्तों? एथलेटिक्स में आते हैं। किस में आते हैं दोस्तों? ये आपको याद रखना है किस में आते हैं, ये आपके एथलेटिक्स के अंदर आते हैं। किस में? एथलेटिक्स के अंदर आते हैं। तो ऑल्सो ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों एक है आपके धर्मवीर और एक है दोस्तों आपका क्या है? प्रवीण कुमार। क्या? एक है धर्मवीर और एक है प्रवीण कुमार। एक है धर्मवीर और एक है आपके प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार दोस्तों, प्रवीण कुमार ने जो जीता है, तो प्रवीण कुमार ने जीता दोस्तों हाई जंप में। किसमें? हाई जंप में। जबकि धर्मवीर ने दोस्तों अपना इवेंट जीता क्लब थ्रो, क्लब में थ्रो करते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्लब थ्रो, क्लब थ्रो। ठीक है। प्रवीण कुमार दोस्तों यूपी के हैं, जबकि धर्मवीर दोस्तों हरियाणा के हैं। ये भी कहां के हैं? हरियाणा के। ये 4 तो पहले तो याद रख लो। तो अब आप क्लब थ्रो और हाई जंप भी दोस्तों ओवरऑल किसके अंदर मानोगे? तो ओवरऑल अपन दोस्तों इसको भी मानेंगे किसके अंदर? एक तरीके से एथलेटिक्स में। किसमें मानेंगे? तो गेम जनरली इनका भी क्या आएगा दोस्तों? प्रवीण कुमार का आपका हाई जंप है दोस्तों, और जबकि धर्मवीर का दोस्तों क्या है? आपका क्लब थ्रो है। ठीक है। लेकिन ओवरऑल इन चारों के लिए दोस्तों जो गेम मांगेंगे, वो गेम अपन किसमें मांगेंगे दोस्तों? गेम अपन इसमें मानेंगे एथलेटिक्स में। मैं फिर बोल देता हूं, इन चारों का जो गेम माना जाएगा वो किसमें माना जाएगा दोस्तों? एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स, हाई जंप, ये आपका जेवलिन, क्लब थ्रो, ये सब दोस्तों किसके अंदर आता है? आपके एथलेटिक्स में। तो गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते कितने? 7। उसमें से मैंने आपको कितने लिखवा दिए? तो अब सर आपने इसमें लिखा दिया अपने कितने? तो आपने इसमें लिखवा दिए हैं आपके 4 लिखवा दिए। 7 में से 4 मैंने लिखवा दिया आपके। अब इसके अंदर अगर अपन बात करें 5वें नंबर पे, तो वो है दोस्तों नितेश कुमार। क्या नाम है? नितेश कुमार। नितेश कुमार। ठीक है। नितेश कुमार कहां के रहने वाले दोस्तों? हरियाणा के। किसमें जीता दोस्तों इन्होंने? बैडमिंटन में। पर्टिकुलर हरियाणा में भी अगर पूछे चरखी दादरी के, पर इतना कोई नहीं पूछना कि हरियाणा में भी कहां के हैं। आपको बस याद रखना है नितेश कुमार। गेम कौन सा दोस्तों इनका? बैडमिंटन। कौन सा दोस्तों? गेम इनका है आपका कौन सा? बैडमिंटन। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक महिला है जिनका नाम है अवनी लखेरा, या अवनी लेखरा भी बोल सकते हैं, या फिर अवनी क्या बोलते हैं दोस्तों? लेखरा या लखेरा। ठीक है। तो अवनी लेखरा, ये इनका, ये कहां की दोस्तों? ये राजस्थान की है।
राजस्थान में पर्टिकुलर जयपुर की है, ठीक है। और इनका संबंध किससे है दोस्तों, कौन से गेम से, तो शूटिंग से। इनका संबंध किससे दोस्तों, इनका संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना किससे दोस्तों, शूटिंग से। किससे दोस्तों, इनका संबंध है शूटिंग से। तो ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आखिरी है दोस्तों हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह कहां के रहने वाले दोस्तों, ये अमृतसर के, नाम से पता चल रहा है आपको। अमृतसर कहां पे है, अमृतसर है दोस्तों पंजाब में। और इनमें इन्होंने किसमें जीता दोस्तों, तीरंदाजी में। किसमें, तीरंदाजी में, तीरंदाजी में, ठीक है, आर्चरी में। और शूटिंग में भी अगर अवनी लेखरा का पूछे तो कितने मीटर दोस्तों, तो 10 मीटर। कितने मीटर, 10 मीटर में। बस तो देखो, चार तो अपने किसके हैं दोस्तों, चार तो एथलेटिक्स के। एक तो सुमित अंतिल और नवदीप तो भाला फेंक में, धर्मवीर दोस्तों क्लब थ्रो में, जबकि आपके प्रवीण कुमार हाई जंप में। तो देखो इसमें ऐसे फोकस करना, प्र प प प, और हाई जंप में भी लास्ट में हाई जंप प पे फोकस करना, हाई जंप और प से बोलना प्रवीण कुमार। तो हाई जंप में प्रवीण कुमार का संबंध है हाई जंप से, और लास्ट में भी यूपी, प जंप में भी लास्ट में पी, यूपी में भी लास्ट में पी। तो एक तो ये वैसे याद हो जाएगा। इसमें आपको ऐसा लग नहीं रहा कि धर्म और वीर, ऐसा लग रहा है दो नामों को साथ में क्लब किया है, दो नामों को साथ में क्या किया है, क्लब। धर्म और वीर, धर्म और वीर, दो नामों को साथ में क्या किया, क्लब। तो याद रखना क्लब थ्रो, धर्मवीर हरियाणा, ये तो याद हो जाएंगे। ये दो तो अपन ने बहुत सारे वीडियोस देखे, वैसे भी अपने याद हो जाएंगे, सुमित अंतिल और दोस्तों कौन, नवदीप सिंह। तो चार तो दोस्तों किसमें हो गए, एथलेटिक्स में, ठीक है। और उसके अलावा नितेश, अवनी और दोस्तों हरविंदर। तो नितेश का संबंध दोस्तों बैडमिंटन से है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा फोकस करना, नितेश न, नितेश और बैडमिंटन न, बैडमिंटन न, बैडमिंटन न, ठीक है, नितेश बैडमिंटन। अवनी लेखरा ये शूटिंग से है, और हरविंदर सिंह दोस्तों नाम से पता चला पंजाब के, और इनका संबंध दोस्तों किससे है, तीरंदाजी से। तो अपन कम से कम 29 गोल्ड जितने भी मेडल जीते हैं उनके नाम अगर आपको याद ही रहे तो एटलीस्ट कम से कम गोल्ड मेडल वालों को तो नाम याद रखो। इनके बहुत बार एग्जाम में नाम पूछ लिए जाते हैं, इनका तो करो। बाकी धीरे धीरे और भी कोशिश करना, एक बार गोल्ड मेडल वालों के 7 के नाम याद रख लो, फिर एक बार कोशिश करना सिल्वर मेडल वालों के 9 के नाम याद रख लेना, फिर एक बार कोशिश करना ब्रॉन्ज वालों के 13, क्योंकि इनका कहीं किसी न किसी एग्जाम आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि नाम देकर ही आपको पूछ लिया जाएगा इनका संबंध किस खेल से। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ओलंपिक या पैरा ओलंपिक में अगर आप मेडल जीत रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको चीज़ समझ में आई होगी, और इन फ्यूचर में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।